नमस्कार स्टूडेंट्स। हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को जो यूनिट 5th है आपकी केमिकल काइनेटिक्स वो स्टडी करा रही थी। इनमें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ऑर्डर किसे कहते हैं और मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं वो स्टडी किया था। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने स्टडी किया था। क्लियर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन। इसमें हम सबसे पहले जीरो ऑर्डर की डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद हम इस जीरो ऑर्डर का ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद इस जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करेंगे और हम इस जीरो ऑर्डर से रिलेटेड आपके पास किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो स्टडी करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ यूनिट है आपकी। ये यूनिट आपके हर कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में केमिकल काइनेटिक्स जिसमें केमिस्ट्री आती है उसमें केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। इसमें हम पढ़ेंगे आज डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उसमें हम पढ़ेंगे किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सबसे पहले हम डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद इस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के ग्राफ देखेंगे हम। फिर इस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे करेंगे। चलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर हमने पढ़ा था। ऑर्डर की हमने एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशंस की जो पावर होती है वो उस रिएक्शन की क्या होती है, ऑर्डर होती है। रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के पावर का सम जो है वो क्या कहलाता है, रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है। रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी हमने क्या कहा था कि जब स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशंस हम लिखते हैं तो उसमें कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नंबर क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल फॉर्म है क्योंकि हम जो स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखी उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इक्वेशंस में दो पार्टिकल एक साथ काम आ रहे हैं, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके आधार पे उनकी मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होती है। क्लियर। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब हम इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की पावर क्या लिखेंगे, जीरो। भाई ऑर्डर क्या है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशंस की जो पावर होती है वही ऑर्डर है। अब जीरो मीन्स उसकी पावर क्या होगी, जीरो होगी। जीरो किसी की भी पावर जीरो होती है तो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, वन में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स कांस्टेंट फॉर्म में, वेरिएबल रहा ही नहीं। तो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या किस पे डिपेंड नहीं करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जीरो लो क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, those reactions which does not
which the rate of reaction does not depend on the reactant concentration. Reactant concentration. रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस के ऊपर रेट क्या डिपेंड नहीं करता, रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता। वो रिएक्शन क्या कहलाएंगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएंगी। वो रिएक्शंस जिसमें, या वो अभिक्रियाएं, हिंदी में क्या बोलेंगे, वो अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारकों की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। जब मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूंगी, मान लो कोई रिएक्शन है ए, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ये कोई एक रिएक्शन है जिसमें ए कोई रिएक्टेंट है, रिएक्शन की और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो इस रिएक्शन का, ये यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट क्या होगा, के नॉट इंटू ए की पावर जीरो, के नॉट इंटू ए की पावर जीरो। ये क्या है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। किसी का भी पावर जीरो होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। क्लियर। अब हम इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस, मान लो एक ही कंसंट्रेशंस में चेंजेस, इससे दिखा रही हूं मैं, इस फॉर्म में दिखा रही हूं, डी ए चेंजेस है, कितने टाइम में, डी टी टाइम में। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस में चेंजेस डी ए कितने टाइम में, डी टी टाइम में। तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट की डेफिनेशन हमें पता है। रेट, अगर मैं रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट लिखती हूं तो माइनस साइन लिखूंगी, और रेट क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस में चेंजेस अपॉन टाइम, जितने टाइम ड्यूरेशन में हम ये कंसंट्रेशन चेंजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन में वो टाइम ड्यूरेशन, यही आया। अब ये किसके इक्वल होगा, के नॉट ए की पावर जीरो के नॉट ए की पावर जीरो। ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में है, इसलिए ये इक्वेशंस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। मैंने ये डेफिनेशन से निकाला, रेट की डेफिनेशन से, ये ऑर्डर की डेफिनेशन से निकाला कि रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की पावर जीरो पे डिपेंड होता है। क्लियर यहां तक। किसी की भी पावर जीरो होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, के नॉट के, क्योंकि ए की पावर जीरो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर यहां तक। माइनस साइन जो है वो किसके लिए लगाते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की फॉर्म में यदि हम इसको लिखते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं। अब मैंने ये कहा कि हमारी जो रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, ए रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहा है। टाइम टी पे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो एक्स है, टाइम टी पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो एक्स है। मीन्स अब मैं इस रेट को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रही हूं, ये अभी मैंने रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखा, अब मैं इस रेट को प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस की फॉर्म में लिखूंगी तो क्या होगा, dx मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस में चेंजेस, डिफरेंशियल फॉर्म में दिखाएंगे हम, dx अपॉन dt, उतने टाइम ड्यूरेशन में क्या होगा, के नोट के इक्वल होगा। यहां मैं माइनस साइन यूज नहीं करूंगी क्योंकि ये जो रेट है ये किसकी फॉर्म में लिखा है मैंने, प्रोडक्ट की फॉर्म में। जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस की फॉर्म में रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो प्लस साइन से लिखते हैं, और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की फॉर्म में मैंने लिखा तो माइनस साइन काम में लिया।
क्लियर? क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को समझाया था। अब देखो इंटीग्रेटेड, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। क्या निकालना है हमें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो मैं क्या करूंगी, यहां पे मेरे पास दो वेरिएबल है, कौन कौन से, एक तो कंसंट्रेशंस वाला वेरिएबल और एक टाइम वाला। भाई टाइम चेंजेस हुए तो कंसंट्रेशंस भी चेंजेस होगी, मींस यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स हैं। इन दोनों वेरिएबल्स को मैं क्या करूंगी, सेपरेट करूंगी। सेपरेट कैसे करोगे, dx इक्वल टू, मैं इस dt को इधर लेके गई, k नॉट dt, dx इज इक्वल टू k नॉट dt। क्या निकालना है, देखो ये dx हम तब चेंज करते हैं जब हम स्मॉल चेंजेस स्टडी कर रहे हैं। जब मुझे ओवरऑल चेंजेस स्टडी करना है किसी भी रिएक्शन का, तो आप किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे हम कभी भी मैथ्स में डिफरेंशियल कब करते हैं, जब हमें कोई बड़ी चीज का एक छोटा सा पार्ट स्टडी करना हो। और इंटीग्रेशन कब करते हैं, जब छोटे छोटे टुकड़ों में जो फॉर्म हो रही है उसको कंप्लीट स्टडी करना हो। मुझे इस रिएक्शन की कंप्लीट स्टडी करनी होगी तो मैं इंटीग्रेशन करूंगी, इस इक्वेशंस का क्या करूंगी, इंटीग्रेशन करूंगी। मुझे इस रिएक्शन में कंप्लीट चेंजेस स्टडी करने हैं तो इस रिएक्शन का क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन करो। करो इस इक्वेशंस का इंटीग्रेशन। ये अब देखो इस इक्वेशंस का इंटीग्रेशन करूंगी तो के नोट क्या था आपका, कांस्टेंट, कांस्टेंट था, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। के नोट क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन किसके साथ होते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या है, के नोट कांस्टेंट, के नोट को मैं बाहर निकालूंगी तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बन जाएगा, के नोट इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x इक्वल टू के नोट, इसका dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। अब जब भी हम कोई इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट कर रहे हैं, मैंने कोई लिमिट लगाई क्या, न अपर लिमिट लगाई, न लोअर लिमिट लगाई, न अपर लिमिट लगाई, कोई भी लिमिट नहीं है इस इंटीग्रेशन में। जब भी कभी विदाउट लिमिट के इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेटेड कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। मैंने वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c कहा। अब मुझे ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, इसीलिए मैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगी, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूंगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हर इक्वेशंस में करेंगे हम, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, यही काम करते हुए चलेंगे हम, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हर एक में जब भी हम इंटीग्रेशन की विदाउट लिमिट लगाए इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। यहाँ पे c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे x क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यही था, और t टाइम। अब मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, जीरो टाइम पे, मीन्स जब मैं स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लिए ही है उस टाइम मेरे पास क्या है, टाइम t इक्वल टू जीरो। उस केस में x मीन्स प्रोडक्ट बनना शुरू ही नहीं हुआ, मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस x की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। When t इक्वल टू जीरो मीन्स इनिशियल कंडीशन ली आपने जब रिएक्शन स्टार्ट किया, when
t इक्वल टू 0, देन उस टाइम x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये कंडीशंस मैं इस इक्वेशन में रखूंगी। इस इक्वेशंस को नंबर दे देती हूं मैं 1 इक्वेशंस में ये कंडीशन अप्लाई करो x इक्वल टू 0, के नॉट इनटू में t की वैल्यू क्या है, 0 प्लस c, ये 0 इक्वल टू के नॉट इंटू 0, 0 भाई किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल क्या आ गया, 0 प्लस c, मीन c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। इस c की वैल्यू को 0, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू जो 0 आई है, इस वैल्यू को हम कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ c, put the value of c from equation 2 into equation 1, we get, देखो क्या हुआ, x is equal to, ऐसे कैसे लिखूंगी, k नोट t प्लस g, यही हुआ। मीन्स आपके पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या आ गई, x इज इक्वल टू के नोट टी, ये क्या कहलाएगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहलाएगी। इस इक्वेशंस का यूज करके हम रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। के नोट क्या है, रेट कांस्टेंट, यहां से हम के नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो करो कैलकुलेट, के नोट ये हुआ x अपॉन टी, के नोट की वैल्यू क्या आ गई, के नोट की वैल्यू क्या आ गई, इस टी को मैं इसके नीचे ले गई। x क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, टी क्या है, जितना टाइम लिया आपने, 10 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स के बाद, x क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, कि 10 मिनट्स पे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो ऊपर रखोगे, और नीचे क्या है, टी टाइम, कि 10 मिनट्स तो आप 10 मिनट्स रखोगे। क्लियर, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, के नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस का क्या बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो पहली बात, आपसे कई बार ग्राफ पूछा जाए कि रिएक्शन के ऑर्डर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें, कैसा आना चाहिए भाई, कैसा आना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट है, ऑर्डर नहीं सॉरी, रिएक्शन का रेट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस के बीच में ग्राफ खींचे। मैं क्या कह रही हूं, एक ग्राफ प्लॉट between rate of reaction, reaction की rate and concentration of reactant, reactant के concentrations के बीच में और rate के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, कैसा आना चाहिए, क्योंकि रेट, रिएक्शन का जो रेट है वो हमने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट हमने क्या कहा था, कंसंट्रेशंस की पावर
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की पावर 0 के ऊपर डिपेंड करती है। मीन्स चाहे यहाँ पे हम कितनी भी कंसंट्रेशन ले ले, रिएक्शन का जो रेट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर? तो जब भी आप इस तरीके इस जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस का ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चाहे कितनी भी कंसंट्रेशंस इंक्रीज करते जाओ, रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा? कांस्टेंट। मान लो वो बहुत कम कंसंट्रेशंस पे ये वाला था, तो आप अब कंसंट्रेशंस को कितना भी बढ़ा दो, रिएक्शन का रेट क्या होगा? कांस्टेंट ही रहेगा। और ये हमें ग्राफ कैसे मिलता है? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलती है। वाई एक्सिस पे क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के एक पैरेलल लाइंस मिलती है। क्लियर? देखो दूसरा ग्राफ देखो, अभी हमने एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखी थी x इज इक्वल टू के नोट टी, x इज इक्वल टू के नोट टी। अब यदि मैं ये एक ग्राफ प्लॉट करूं, किस किस के बीच में? x क्या था? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये y इक्वल टू mx है क्या? y इक्वल टू mx यही है। मीन्स कैसे होगा? ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x यहाँ पे लिया मैंने और t टाइम यहाँ पे लिया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये क्या है? y इक्वल टू mx। मीन्स कहाँ से? ओरिजिन से मुझे एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन मिलेगी, और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? के नोट की वैल्यू होगी। देखो m क्या होता है? स्लोप। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर कोई हमारे पास होता तो मैं कहां से मिलाती? मीन सी क्या है? इंटरसेप्ट। यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? 0। तो आपका जो ग्राफ है वो कहां से बनेगा? ओरिजिन से, 0 0 से बनेगा। बनाया मैंने 0 0 से, क्योंकि मेरे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? 0 है। क्लियर यहां तक? अब इसमें जो m होता है, मीन्स ये के नोट जो x के मल्टीपल में जो होता है, अब यहाँ पे x हमारा ये नहीं, जो x एक्सिस ली है, x एक्सिस मैंने के लिए टाइम, तो टाइम का जो मल्टीपल है वो क्या होगा? स्लोप। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? के नोट। मीन्स हम x और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करके हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? रेट कांस्टेंट के नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ। किसकी बात करेंगे? हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम या पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शंस का हाफ लाइफ क्या होगा? हाफ लाइफ मीन्स आधी लाइफ, अर्धायु क्या होगी? ये वो टाइम पीरियड होगा जिस टाइम पीरियड पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस क्या हो जाए? हाफ हो जाए। मैंने क्या कहा? हाफ लाइफ मीन्स उसने अपनी आधी जिंदगी जी ली। आधी जिंदगी जी ली मीन्स कौन जी रहा है? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट आधी जिंदगी कैसे जिएगा? जब उसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आयु क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम पीरियड कहा जाता है। अब हम ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का निकालेंगे। हम हाफ लाइफ टाइम पीरियड t इक्वल टू टी हाफ होगा, t इक्वल टू टी हाफ होगा। उस केस में यदि हमारे पास x हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? ध्यान से देखना। अब मैंने ये कहा कि A से प्रोडक्ट बना, ठीक है?
अब ए क्या है हमारा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। मैंने इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली, ए ली। मैंने इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली, ए ली। अब मैं T इक्वल टू टी हाफ पे, टी हाफ पे ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए बाय 2 हो जाएगी। उस जब इनिशियली ए की कंसंट्रेशन ए थी तो प्रोडक्ट हमारा बनना शुरू नहीं हुआ, इसकी कंसंट्रेशन 0। अब T इक्वल टू टी हाफ पे ए जो है वो अपनी आधी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका। तो देखो इसकी A इक्वल टू ए बाय 2 है तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स प्रोडक्ट भी कितना बना, A बाय 2 बना। क्लियर। तो T इक्वल टू टी हाफ पे X की वैल्यू क्या हो जाएगी, A बाय 2। वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या थी आप लोगों की, जीरो ऑर्डर के लिए अभी हमने निकाली थी, x इज इक्वल टू के नोट टी। टी हाफ निकालना है, मैं इस t की जगह तो t 1/2 से डिनोट करूंगी, x की जगह a बाय 2 मेंशन करूंगी। तो क्या होगा, a बाय 2 ये इक्वल टू होगा के नोट टी हाफ। मुझे इसकी हाफ लाइफ टाइम पीरियड पता करना है तो वो कैसे करूंगी, टी हाफ इधर रखूंगी, बाकी चीजों को इधर भेज दूंगी। भेजो, टी हाफ ये क्या होगा, a अपॉन 2 के नोट। देखो 2 कांस्टेंट, के नोट कांस्टेंट, मीन्स टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखना जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट जो है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जीरो ऑर्डर की हाफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है कि टी हाफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। भाई 1/2 के नोट, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट आ गई, तो मैं ये कह सकती हूँ कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के। क्लियर यहां तक। अब हम के नोट का यूनिट निकालते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं। देखो रेट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर का बता रही हूं, के नोट का ऑर्डर। देखो हमारी इक्वेशन थी रेट ये इक्वल टू था के नोट इंटू ए की पावर 0। ए की पावर 0 मीन्स ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो जो रेट है वो किसके इक्वल हो गया, के नोट के इक्वल। तो जो रेट का यूनिट है वही के नोट की यूनिट होगी। रेट की यूनिट क्या है, रेट की यूनिट, रेट क्या था, देखो आपको यूनिट बताई थी मैंने, नहीं भी पता हो, ध्यान में नहीं हो तो हमें पता है ऊपर कंसंट्रेशन चेंजेस है और नीचे टाइम है। कंसंट्रेशंस को हम मोल पर लीटर से मेजर करते हैं, तो ये तो आ गया मोल लीटर इनवर्स, और टाइम को हम सेकंड से डिनोट करते हैं, तो ये आ गया अपॉन में सेकंड। तो आपके के नोट की यूनिट क्या हो गई, जो रेट की यूनिट होती है वही के नोट की यूनिट होती है, मीन्स वही जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। और वैल्यू क्या आई यूनिट की, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल बताती हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। पहला
जब हम अमोनिया का डिसोसिएशन करते हैं मेटल एज ए कैटलिस्ट की तरह। मैंने क्या कहा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब अमोनिया का डिसोसिएशन किया जाता है, एग्जाम्पल 2NH3, किसकी प्रेजेंस में, या तो टंगस्टन या गोल्ड एज ए कैटलिस्ट, किसमें टूटेगा ये, N2+3H2। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो अमोनिया की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी हुई, 2 हुई, क्योंकि हमें दिख रही है। स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशंस लिखोगे तो मोलिकुलरिटी कितनी है, 2, और ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, कभी भी मोलिकुलरिटी किसी भी रिएक्शन की जीरो नहीं होगी, ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, क्योंकि मोलिकुलरिटी जो है वो हम स्टाइकियोमेट्रिक जब इक्वेशंस लिखते हैं तो उस इक्वेशंस में कितने एटम, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो नंबर क्या कहलाता है, मोलिकुलरिटी कहलाती है। यहाँ पे अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो मोलिकुलरिटी क्या हुई यहाँ पे, 2, और ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये अमोनिया की कंसंट्रेशंस पे, इस रिएक्शन का जो रेट है वो अमोनिया की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा एग्जांपल है N2O का, जब हम प्लेटिनम वायर की प्रेजेंस में डिसोसिएशन करते हैं, N2O का डिसोसिएशन हुआ, प्लेटिनम पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट यूज किया, और ये 2N2+O2, ये भी कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इनकी रिएक्शन का रेट भी N2O की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर यहां तक। अब मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस कराती हूँ। एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है जो 80%, ध्यान से सुनना पहले इस क्वेश्चन को, फिर इस न्यूमेरिकल को हम करेंगे। एक रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन 80% कंप्लीट होने के लिए 160 मिनट लगाती है। क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मीन्स हमें ऑर्डर दे दिया, फिर ये कहा कि ये रिएक्शन 80% कंप्लीट होने के लिए, 80% कंप्लीट होने के लिए ये लगाती है 160 मिनट। सॉरी, तो हमें इस रिएक्शन का के नोट कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। देखो 80% कंप्लीट होना मीन्स x की वैल्यू दे दी आपको। मैंने ये कहा कि हमारी रिएक्शन जो है वो 1 थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली a की वैल्यू क्या थी आपके पास, 1 थी। जब t 160 मिनट हो गया, 160 मिनट हो गया, तो a माइनस एक्स कितना बच गया आपके पास, या x कितना हुआ, x जो है वो हो गया 0.8। यदि 1 हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली तो 1 का कितना 80% प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मीन्स 0.8 प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका, 0.2 ही रिएक्टेंट की फॉर्म में बचा हुआ है। और x कितना है, t कितना है 160। क्या निकालना है आपको, x इज इक्वल टू k नोट t होता है, x इज इक्वल टू k नोट t होता है। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, k नोट, रेट कांस्टेंट k नोट। k नोट क्या होगा, x क्या है आपका 0.8 अपॉन t क्या है 160, 0.8 अपॉन 160। क्या आंसर आ जाएगा, देखो काट लो,
इस पॉइंट को मैं खत्म करूंगी तो एक जीरो और लगाऊंगी नीचे। अब देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, के नोट की वैल्यू क्या आ गई 1/200। और यूनिट क्या है के नोट की, वही यूनिट है जो रेट की यूनिट होती है। रेट की क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मीन्स हमने के नोट कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके के टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं आप लोगों के पास में। आपको हो सकता है किसी दूसरे टाइम पे आपसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पूछ ले कि कितने परसेंट कंप्लीट हो गई, तो आप इस तरीके से के नोट निकाल लिया। उसके बाद इस इक्वेशंस का यूज करके x इक्वल टू के नोट टी, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी टाइम टी पे पूछा है तो। या आपसे ये पूछ ले कि अब ये रिएक्शन इतने परसेंट कंप्लीट हो गई तो कितना टाइम लगा, टाइम पूछ लिया। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। टी हाफ के बारे में पूछ लिया तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। अगले वीडियो लेक्चर में भी हम इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।